अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत से सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आप लोगों ने कल का जो दिन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारा होगा। और मैं भी रात को इत्तफाक हुआ सड़क पर निकलने का, तो क्या ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था कि सड़कों को सजाया गया था, मुख्तलिफ बैनर्स लगाए गए थे, लाइटिंग की गई थी पूरे लाहौर में और लोगों का एक जमे गफ़ीर था जो बाहर निकला हुआ था और आज़ादी का दिन मना रहा था। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर उसी तरह लेकर चलेंगे। कल तो हमने पूरा का पूरा शो जो था वो डेडिकेट किया हुआ था 14 अगस्त के हवाले से। आज क्योंकि नॉर्मल डेज़ की तरह हम आज का दिन मनाएंगे, तो आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रही हूँ जो मौजूदा दौर में एक नहायत ही अहमियत रखता है, यानी कि माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये हमारे ज़हनी दबाव को बहुत ज़्यादा कम करती है और हमारी ज़हनी सेहत को बेहतर भी बनाती है। इससे मुराद ये है कि आप किसी खामोशी वाली जगह पर बैठकर चंद मिनटों के लिए सोच विचार करें या खामोशी से मुख्तलिफ़ किस्म की बातों पर ध्यान दें। यह हकीकत है कि आजकल हम सब किसी ना किसी किस्म के डिप्रेशन, एंजाइटी, दबाव का शिकार होते हैं, चाहे वो काम का बोझ हो, हमारी माशरती ज़िम्मेदारियाँ हों या फिर ज़ाती मसाइल हों। ऐसे में माइंडफुलनेस यानी जहन की भरपूर तरीके से मौजूदगी और इसका एहसास करना हमारी मदद कर सकता है कि हम हर किस्म के दबाव को मौसर तरीके से संभाल सकें। और उसे करने का तरीका ये है कि हम अपने मौजूदा लम्हे में पूरी तरह से हाजिर हों और बाकी तमाम किस्म की बातों को छोड़कर बस चंद एक बातों पर गौर करें और उन्हें ही मुकम्मल तवज्जो और ध्यान से सोचें। मतलब सिर्फ हाल ही में जिएं, ना माजी में रहें और ना ही मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। हर किस्म के गैर ज़रूरी ख़यालात को अपने जहन से निकालें। ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपने ज़हन को इस बात का आदी बना सकते हैं कि वो गैर ज़रूरी परेशानियों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा लम्हे या फिर बहुत ही ज़रूरत की चीज़ों पर तवज्जो दे। एक बड़ा मशहूर कॉल भी है कि मौजूदा लम्हा ही वो लम्हा है जिस पर हमें इख्तियार है। न गुज़रे हुए लम्हे पर कोई इख्तियार है और ना ही आने वाले लम्हों पर। मतलब इसमें ही कह लें कि समंदर को कूज़े में बंद कर दिया गया है इस पूरी लाइन में कि जो आपके पास इस वक्त का मौजूदा लम्हा है ना, उसी के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस लम्हे को बेहतर तरीके से जीना ही माइंडफुलनेस की बुनियाद होती है और ये एक मौसर टेक्निक भी है जो हमें सुकून और इत्मीनान भी फराहम करती है। इसमें हम अपनी सांसों पर तवज्जो देते हैं, हमारा जहन खुद ब खुद पुरसकून हो जाता है और दबाव भी कम हो जाता है। ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने ख़यालात को कंट्रोल कर सकें। मिसाल के तौर पर जब आप एक हैक्टिक दिन गुजारते हैं तो शाम के वक्त कुछ लम्हे निकाल कर गौर व फिक्र की प्रैक्टिस करें, लंबी सांसें लें, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करें, उन्हें गहरा करें। जितना भी अपने आप सांस को डीप ब्रीदिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, ये रोक सकते हैं ना, उतना किया करो। अपने ख़यालात को आज़ाद छोड़ दें। चंद मिनटों के बाद आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपका जो जहन है ना पहले से कहीं ज़्यादा हल्का हो चुका है और पुरसकून हो चुका है और आप अब अपने मामलात पर पहले से ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। कहा जाता है कि किसी शख्स की ज़ात की खूबी भी यही है कि वो ख़ुद को कितना खामोश रख सकता है और परेशान हालात में यही खूबी उस इंसान के काम भी आती है जब वो कठिन तरीन सूरत हाल में भी सोचने के काबिल होता है। जबकि बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो बड़ी जल्दी आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं या गम की हालत में सोचना समझना बंद कर देते हैं। उनका जहन ही नहीं चलता, उनके थॉट प्रोसेस जो है ना वो उस तरह काम ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर हमें मुसलसल गौर व फिक्र की जो प्रैक्टिस है उससे हम लोग काबू पा सकते हैं। इससे इंसान मजबूत भी होता है और उसकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहता है। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप अपने इन मशक़ों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये ना सिर्फ आपके ज़हनी दबाव को कम करती हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी को खुशगवार और पुरसकून भी बनाती हैं। और हम आपको बताते भी रहते हैं यहाँ पे कि आपने किस तरह अपनी ब्रीदिंग के हवाले से, अपनी योगा के हवाले से या अपनी इस तरह की टेक्निक जो कि आपको ज़हनी सुकून देती हैं, हम आपको वो टेक्निक्स भी बताते हैं। हमें सुलाफ़ नकवी भी ज्वाइन करती
होती है, कुछ और भी हमारे पास योगा एक्सपर्ट ने जो यहाँ पर आते हैं और हमें डिफरेंट टेक्निक्स के हवाले से अपडेट करते हैं, तो आप ज़रूर वो किया करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्प देती है इन तमाम तर चीज़ों से कोप अप करने के हवाले से। तो ये सारी सूरत हाल थी जनाब कि किस तरह आपने माइंडफुलनेस के हवाले से काम करना है। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और कहा जाता है कि जनाब माजी की निस्बत हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। माजी में इस खित्ते के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा सब्जियां और फल खाया करते थे, इवन दो कि कच्ची सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। पिछली सदी में पोल्ट्री फार्म की इनकलाबी तरक्की के बाद मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी सब्जियां और फल अब बहुत कम खाए जाते हैं। नई नस्ल तो वैसे ही फ़ास्ट फूड की शौकीन है और इसी वजह से मोटापे और डायबिटीज़ की तरह और कई दूसरी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जिनका वाहिद हल हमारी डाइट से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी डाइट में गोश्त के साथ साथ मुनासिब फलों और सब्जियों को भी शामिल कर लेना तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। सब्जियों में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और दूसरे बहुत से अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और वैसे भी अगर सब्जियों को अच्छे तरीके से पकाया जाए तो उनका जायका किसी तौर भी मुरगन ग़िज़ाओं से कम नहीं होता है। तो आज ख़ास तौर पर हमने सब्जियों के मुतालिक बात करनी है कि सब्जियों में ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको खाकर हम सेहतमंद रह सकते हैं। और बहुत से लोग जो है वो वेजिटेबल डाइट्स की तरफ भी जाते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है तैयबा बाबर हमारे साथ स्टूडियोज़ में। तैयबा, आपको वेलकम कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा, आज हमने वेजिटेबल डाइट के हवाले से बात करनी है, जिससे मैं बात कर रही थी कि पिछले सदी में लोग ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करते थे, इवन दो कि कच्ची सब्जियों का। मतलब मुझे याद है कि मेरी अम्मी बताती थी कि हम जब अपने बचपन में हम लोग इवन दो कि कच्ची सब्जियां खा रहे होते थे, ऐसे ही बागों में जाना और वहाँ से उतार के जो है ना हम लोगों ने खा रहे हो ना। हमारे यहाँ पे अब ऐसा वो माहौल ही नहीं है। तो सब्जियों के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है कि सब्जियों का जो है ना बेसिकली ये कहा जाता है कि वो हमारी ओवरऑल जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो स्मूथ रखती है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें अब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स वो क्यों रखती हैं? इसमें ये होता है कि इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में अगर BSR है, ग्लूकोज लेवल है, इंसुलिन लेवल है, उसको मेंटेन रखती है, ठीक है। ऐसे जो है जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है, हार्ट का मसला रहता है, इवन दो जिनको ब्लड प्रेशर का भी इशू रहता है, अगर वो इस वेजिटेबल डाइट की तरफ आते हैं तो उनका ये समहाउ काफ़ी हद तक जो है ना वो रिकवरी के चांसेस हैं। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोटेशियम होता है सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वो हमारे सोडियम लेवल को जल्दी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। इसी तरह जो हमारी आर्टरीज़ हैं जिसके अंदर जो है फैट चर्बी है उसको ये ख़त्म जो है वो जल्द अज जल्द करता है, ठीक है। आपने सुना होगा डिटॉक्स वाटर अक्सर हम यूज़ करते हैं, वो किन का यूज़ करते हैं? हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स का यूज़ का, एग्जैक्टली। हाँ। वो उसके पीछे यही एक साइंस होती है कि वो आपके जो है लिवर को एक तो वो साफ़ करता है, आपके गट को साफ़ करता है। लेकिन इस सब के साथ चलते हुए अगर हम इसमें जो है इसको कंटिन्यू रखते हैं ना, लेट्स सपोज एक पेशेंट आया है, उसने मुझे कहा है मुझे वेजिटेबल डाइट की तरफ आना है, ठीक है, वो 2 हफ्ते तक चलाएगा, मैंने उसको जो है वो 2 वीक्स के लिए जो है दे दी है, ठीक है, मैंने अपनी उसको निगरानी के अंदर जो है वो दी है, ठीक है। अगर वो उसको कंटिन्यू रखता है ना, प्रोलॉन्ग उसका जो है ट्रीटमेंट कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कैलोरीज जो है ना उसकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर क्वांटिटी में हम जो है ना हमारी बॉडी में प्रोटीन भी नहीं जा रहा है, ठीक है, जिसमें हमें मसल स्ट्रेंथ करवानी है। हमारी सिर्फ जो सब्जियां हैं, सब्जियों में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। मतलब ये फाइबर रिच तो है लेकिन उसमें बाकी चीज़ें भी हमें साथ साथ चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जिनों का जो है ना वेजिटेबल डाइट कंटिन्यू रहती है उनको मैदे के मसले भी, थोड़े गैस और ब्लॉटिंग इश्यूज रहते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा सब्जियाँ खाते हैं, ज़्यादा सब्जियों की तरफ उसको प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की तरफ उसका ही रहते हैं, ज़्यादा उसको कंटिन्यू
एक मंथ कराते रहे फिर 2 मंथ्स, तो ये जो है मैदे के मसले को लिटिल बिट आते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए जो होता है ना, पानी का इंटेक जो है वो बैलेंस रखना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, अगर आपका पानी का इंटेक ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि ये चीज़ें स्टमक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा इशू नहीं करेंगी। अदरवाइज जो है आपको पता है फाइबर अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं वो गैस प्रोड्यूस करेगी, ब्लॉटिंग होगी, फिर उससे भी जो है ना काफ़ी इश्यूज आते हैं। कभी कभी समहाउ थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है तो उससे एसिडिटी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सारे सब कुछ, हर ह्यूमन बॉडी जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, अब सपोज मैंने अब डायबिटीज़ की जैसे अभी आपने बात की थी कि उसमें भी काफ़ी रोल प्ले करता है, नो डाउट BSR लेवल को जो है, जो इंसुलिन लेवल को है जो है ये मेंटेन करती है, लेकिन उसको स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ अगर हम रिलाई कर लें वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर, क्योंकि फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर हमारे पास नेचुरल शुगर है। ठीक है, ऑल्दो वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो इतना नहीं है, लेकिन फ्रूट्स के अंदर तो फ्रक्टोज है, सिंपल शुगर है हमारे पास, तो वो क्या करेगा, वो डायबिटीज़ को थोड़ा सा वर्स कर सकता है। जिनकी डायबिटीज़ टाइप 2 है लेट्स सपोज, और उसकी थोड़ी सी एक ज़्यादा जो है परसेंटेज ज़्यादा है 8-9 तक, फिर उन्हें उससे भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इस तरह के वो हम मतलब कोई भी चीज़ है उसको उसकी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, वो चाहे फल हो, सब्जियां हो, गोश्त हो, कुछ भी हो। अच्छा, हमारे घर में होता है कि वेजिटेबल्स पक रही होती है, लेकिन खाली वेजिटेबल्स भी पकती हैं, सब्जियां भी पकती हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम गोश्त भी डालते हैं उसके साथ, कोई भी जैसे भिंडी गोश्त हो गया या करेले गोश्त हो गया, या इस तरह की आलू गोश्त या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो कॉम्बिनेशन के साथ जब हम पका रहे होते हैं, सब्जियों के साथ गोश्त डाल रहे होते हैं, तो क्या उसकी न्यूट्रिएंट्स को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? अगर हम सब्जियों को ओवर कुक कर देते हैं ना तो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम मीट को भी ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे उसके भी न्यूट्रिएंट्स लॉस, लेकिन उसकी यखनी तो उसके अंदर होगी। ठीक है, लेकिन सब्जियों का ये होता है कि वो एवेपोरेट जल्दी हो जाते हैं, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए सब्जियों को पहले हम चिकन या मटन को पकाते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद हम सब्जियों को, ताकि वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। और ये बॉडी को अगर आप इस्तेमाल भी करते हैं तो ये ज़्यादा देर बॉडी में रहते भी हैं, ज़्यादा इसकी जो है फिर भूख की जल्दी एपेटाइट हमें महसूस नहीं होती है। अब वेजिटेबल डाइट जो है वेट जिनका ओबेसिटी है उनके लिए बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि फाइबर रिच है, फाइब्रस है, उसके मेटाबॉलिज्म को जो है वो बूस्ट कर देता है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे उसका फैट एक्सक्रीट आउट होता जाएगा तो उसी तरह जो है उसका डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है वो भी हल होता जाएगा। ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो एक बंच ऑफ डिजीज़ है। अगर ओबेसिटी है तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला भी होगा, ओबेसिटी है तो बीपी का मसला भी होगा, आप ओबेसिटी है तो PCOS का मसला भी होगा। ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो है काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। अब चिकन खाने की वजह से या मटन खाने की वजह से या बाहर का हम फ्राइड फूड लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है हार्मोनल इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से। ये नहीं है कि सिर्फ आप चिकन खा रहे हैं, नहीं, अगर आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल नहीं ठीक है ना तो ये थोड़ा सारी कॉम्बिनेशंस मिलके। लेकिन क्या इस मौसम में, क्योंकि बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो इसमें हमें कच्ची सब्जियां खानी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलड, जिस तरह हम लोग दोपहर में खा लेते हैं या शाम में भी अपने लंच के साथ, डिनर के साथ खा लेते हैं, तो क्या वो कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए इस मौसम में ख़ास तौर पर? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट कर रही है। ठीक है, इसके अंदर आप अगर लेमन का इस्तेमाल करते हैं, सिट्रस फूड, ठीक है, विटामिन सी रिच फूड, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप अगर मानसून की जो है मौसम में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं दोपहर के टाइम या मॉर्निंग स्नैक के अंदर, तो इसका जो है फ़ायदा है, नुकसान तो नहीं है। अगर आप ओवरऑल डाइट आपकी नॉर्मल चल रही है, रोटी चल रहा है, दाल चल रही है, और अगर सैलड बीच में आ जाता है, वो आपके एक तरह से बॉडी की वाटर जो मील हो जाएगा ना, वो क्या आपको फाइबर भी मिल रहा है और साथ ही साथ आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत सी सब्जियों के हम लोग जूसेस भी बना के पी रहे होते हैं, तो वो किन किन सब्जियों का बना के पी सकते हैं और उनका फ़ायदा क्या है? मेजरली जो है तीन तरह के जो है ना कॉम्बिनेशन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के होते हैं। एक कैरेट, आपने सुना भी होगा, कैरेट ABC, एग्जैक्टली, कैरेट हो गया,
एप्पल हो गया, बीट रूट हो गया, ये अगर आप यूज़ करते हैं, इसके अंदर मिंट यूज़ कर लें, ठीक है। वो थोड़ा आपका एक तो बहुत अच्छा वो जायका भी देता है। आयरन रिच होता है, जिनको एनीमिया है वो अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा सोर्स है। जिनको एनीमिया है वो वैसे भी अगर मिंट को ड्राइड फॉर्म में आप वैसे भी जो है रायते के ऊपर यूज़ करें तो उसका जो है रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो सकती है। एनीमिया है, ठीक है। तो और साथ में अगर एनीमिया के ही पेशेंट अगर जो है रेजिन जो किशमिश होते हैं काले किशमिश, उसका इस्तेमाल करो तो उससे भी जो है एनीमिया काफ़ी हद तक आपका रिजॉल्व होता है। ये नहीं सिर्फ ये दोनों चीज़ें, और भी साइड और भी साथ साथ आपको डाइट मॉडिफाई करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ें भी सारी बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है आपको किसी भी बीमारी को हल करने के हवाले से। तो हमारे साथ तैयबा बाबर मौजूद थी। वेजिटेबल डाइट के हवाले से हम बात कर रहे थे। तैयबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जनाब, जागो लाहौर मॉर्निंग शो का जो मकसद है ना, वो तमाम उम्र के लोगों से मुखातिब होना है और उनको नए से नए मौक़े के मुतालिक आगाह करना होता है। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त, उनमें बहुत से स्टूडेंट्स बैरून ममालिक से मुफ्त तालीम हासिल करना चाहते हैं और बहुत सारे गैर मुल्की इदारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करते हैं। और उनमें से एक इंतहाई अहम स्कॉलरशिप अमेरिका से मिलने वाली यू ग्रेड जिसे कहा जाता है, जिसमें पूरा एक सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अमेरिका में गुजारते हैं और अमेरिकी हुकूमत उनके तमाम अखराजात उठाती है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये एक जिसको हासिल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे होते हैं। ऐसी तमाम स्कॉलरशिप्स के मुतालिक आज हमने बात करनी है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है, आप किस तरह जा सकते हैं, कहाँ से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बिकॉज़ पिछले दिनों भी एक आप लोगों ने सुनी होगी न्यूज़ के 7.5 लाख जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो मुल्क छोड़ कर चले गए हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि एक तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, देन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ख़ास तौर पर नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ पर जो वो जिस तरह की नौकरी वो चाहते हैं। तो फिर यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाएं। तो हम यहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए पैदा कर सकते हैं और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर हमने बात करनी है। उस पर बात करने के लिए मोमल समन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और वो हमें आज बताएंगी कि किस तरह की स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की जाती है और कहाँ कहाँ से ऑफ़र हो रही है। तो मोमल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट योर शो। मोमल, सबसे पहले तो ये जो अमेरिका वाली स्कॉलरशिप्स है जिसको अग्रेड कहा जाता है, यू ग्रेड कहा जाता है, ओके, तो ये क्या है एक्चुअली में, किस तरह इसका क्राइटेरिया क्या है, ये है क्या यू ग्रेड? अच्छा, सो बेसिकली दिस इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जितने भी लोग अपने बैचलर्स में हैं, कोई भी फील्ड हो, MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या किसी भी तरह का मेजर कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी होती है। आप एक सेमेस्टर के लिए अमेरिका जाते हैं एंड इट इज़ फुली फंडेड, लाइक दे कवर योर ट्यूशन, दे कवर योर अकोमोडेशन, आपकी फ़्लाइट्स कवर्ड होती हैं और वहाँ पर रहते हुए आपको ट्रैवल करने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इस स्कॉलरशिप का मेन मकसद ये होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्टूडेंट्स का एक्सचेंज है वो बेहतर हो सके। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो वहाँ जाकर अमेरिकन होस्ट फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने कल्चर को वहाँ रिप्रेजेंट कर सकें। अच्छा। जैसे मैं अपने साथ पाकिस्तान का फ्लैग लेके गई थी, बहुत से सोवेनियर्स लेके गई थी और हमारे जो झुमके वगैरह होते हैं ये सारा कुछ मैं लेके गई थी एंड आई गेव इट टू एवरीवन आई न्यू इन अमेरिका। ओह वाओ, तो ये आप कब गई थी वहाँ पे? मैं गई थी 2022 में। अच्छा, 2022 सितंबर 2022 में मैं गई थी और मेरी वापसी हुई थी दिसंबर में। और आप भी इसी स्कॉलरशिप्स के ऊपर, स्कॉलरशिप के ऊपर गई थी, यू ग्रेड के ऊपर गई? जी जी। और सारा अखराजात जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे जो अमेरिका ने उठाए थे? बिल्कुल वो कवर एम्बेसी ही करती है। ओके, तो आपको किस तरह पता चला था इस स्कॉलरशिप के बारे में और किसी ने आपको गाइड किया, खुद आपने रिसर्च की इसके ऊपर और अब आप किस तरह लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचा रही हैं? जब मैं 2018 में यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्ट की थी तो मेरे कुछ सीनियर्स होकर आए हुए थे। अच्छा। और ऐसे बातों में उन्होंने बताया कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ओके। आपको पता है पाकिस्तान में ट्रैवल करने के रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, और पेरेंट्स को भी होता है सेफ्टी का थोड़ा सा कंसर्न के
यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई अप्लाइड एंड आई स्टार्टेड लाइक प्रिपेयरिंग फॉर दिस, क्योंकि बहुत कंपेटिटिव स्कॉलरशिप है। तकरीबन 20,000 लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ 100 लोग सिलेक्ट होते हैं। सिर्फ 100 लोग सिलेक्ट होते हैं इस स्कॉलरशिप, यू ग्रेड स्कॉलरशिप के लिए। यू ग्रेड स्कॉलरशिप पर। ओह ओके, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? और ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही है सिर्फ? हाँ जी, ये वाली स्कॉलरशिप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है और इसका क्राइटेरिया बहुत डाइवर्स है। आपके जीपीए बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए वो ये कि आप कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है वर्किंग विद डिफरेंट एनजीओज़ या आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स में जाते हैं, आप एनजीओज़ के साथ डिफरेंट तरह की वॉलंटियरिंग करते हैं ना, तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा। और सबसे अहम एस्पेक्ट इस स्कॉलरशिप का होता है कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो आप ख़ुद को किस तरह से उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, हाउ डू यू सेल योर स्टोरी, आपके जितने भी स्ट्रगल्स रहे हैं और आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू क्या मिलेगा और आप कम्युनिटी को क्या देंगे। तो क्राइटेरिया इसका ये होता है, मेरी अपनी एफर्ट है कि मैं जितना हो सके अपने जूनियर्स को गाइड करूं, तो मैं कंसल्टेशंस भी देती हूँ। ओके, अच्छा ये तो चले हो गया, लेकिन दूसरा ये बताइए कि एक जो बच्चा जो बिल्कुल ही कहते हैं ना बुक वॉर्म होता है, जिसने सिर्फ क्लास में रहना है, बाहर नहीं जाना, उसने बाकी एक्टिविटीज़ में बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, जिसके जीपीए बहुत अच्छा आ रहा है बाकी सारी, तो क्या ये चीज़ें भी वो देखते हैं कि सिर्फ आप पढ़ाई में ही ज़्यादा एक्टिव हैं या बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ या बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व हैं? अच्छा, सैडली इसमें ये है कि सिर्फ पढ़ाई आपको नहीं लेके जाएगी, सिर्फ पढ़ाई नहीं लेके जाएगी। ओके। हाँ जी, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं जो यहाँ से जाएंगे, वहाँ जाकर कोई बात तो कर सकें। लाइक वो क्या बता रहे हैं पाकिस्तान के बारे में ना, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये बहुत इट्स नॉट अ जस्ट अ यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम, इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। सो दे वांट टू सी कि व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। तो इसमें अगर आप बहुत बुकवर्म हैं तो आपको थोड़ा सा अपना सोसाइटीज़ वगैरह में काम करने की ज़रूरत है। अच्छा। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे आने की ज़रूरत है। मतलब इसमें सिर्फ वो लोग ही अप्लाई करें जो दोनों साइड को लेकर चल रहे हैं। नहीं, आई विल करेक्ट दिस, अप्लाई हर कोई करे। बहुत लोगों को लगता है हमारा जीपीए कम है तो हम अप्लाई ही ना करें। अप्लाई हर कोई करे, क्योंकि आपको नहीं पता आप सिलेक्ट हो सकते हो कि नहीं। बट हमेशा प्रेफर्ड ये है कि एक ऑल राउंडेड अपनी प्रोफाइल बनाए, अच्छे एकेडमिक्स हों और अच्छी प्रोफाइल हो, अच्छी आपने एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया हो, कुछ सब्सटैंशियल किया हो। ठीक है, फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्या ये अभी जो टाइम चल रहा है या अभी जो सीज़न चल रहा है, इसमें ये हैं अपॉर्चुनिटी या स्कॉलरशिप्स हैं अवेल करने के लिए? बिल्कुल है, या इसकी डेडलाइंस गुजर चुकी हैं? नहीं, अभी बिल्कुल हैं अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि सितंबर में ही डेडलाइन इसकी स्टार्ट होनी है। ओके। तो यू ग्रेड की स्पेशली ना सितंबर में इसकी एप्लीकेशंस खुल जानी है। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, अपने सर्टिफिकेट्स जमा करना शुरू कर दें। टीचर्स के रिकमेंडेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चले, थैंक यू सो मच मोमल कि आप यहाँ पर आई और आपने यू ग्रेड के हवाले से हमें बताया, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, अगस्त के महीने में पाकिस्तान में 2 अच्छे स्क्रिप्ट्स पर मबनी फिल्म जो है वो रिलीज़ होने जा रही हैं, जिसमें एक फ़िल्म है जिसका नाम है लीच 2 के तनवीर अहमद जैसे बासलाहियत नौजवान लिखारी ने लिखी है और इंतहाई अछूते और बेहतरीन मौजू पर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा गया है। तो दूसरी जानिब फिल्म सनक है, जिसमें एक इंतहाई दिलचस्प बात फिल्म की हीरोइन है। इस फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है और उम्मीद ये की जा रही कि ये दोनों फिल्म जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित होंगी। तो आज हमने दावत दी है, इनवाइट किया है फिल्म सनक की कास्ट को कि वो फिल्म के हवाले से इस प्लेटफॉर्म से शेयर करें कि ये फ़िल्म दीगर फिल्म से किस तरह डिफरेंट है, इसकी कहानी का आइडिया कहाँ से आया। तो हमारे साथ इस फिल्म की कास्ट के 2 लोग मौजूद हैं, एक डायरेक्टर हैं और एक हीरोइन है जो
जिन्होंने पहले भी बहुत सारा काम किया है और उनसे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है लाहौर न्यूज़ के इस जॉग लाहौर के प्लेटफॉर्म पर, वो पहले भी आ चुकी हैं। तो उनसे बात करेंगे, उनका ये किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस रहा उस पर भी बात करेंगे। और कल ख़ास तौर पर 16 अगस्त को ये फ़िल्म सनक जो है ये रिलीज़ होने जा रही है, तो आज हमने उनको यहाँ पे बुला लिया है। ऑब्वियसली बहुत मसरूफ़ होंगे, सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन हमने कहा कि हमारे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। तो हमें शायरा रॉय ने ज्वाइन किया है, जो कि इस फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा कर रही है। शायरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, आपको देख के और अच्छे हो। थैंक यू। और हसन फरीद ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। हसन, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो शायरा, आप इसे स्टार्ट करूँगी इस फिल्म सनक के हवाले से। कल क्योंकि रिलीज़ होने जा रही है, थोड़ी सी इसका बताइए, इसकी प्लॉट थोड़ा सा बताइए, फिल्म का प्लॉट कि क्या है, इसमें किस तरह की आपने एक्टिंग की है, आपका कैरेक्टर क्या है एक्चुअली? डेफिनेटली देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टू योर शो। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सब कॉन्टिनेंट में एक ट्रांसजेंडर वुमन एक फीमेल लीड प्ले कर रही है। अच्छा। और इट्स अ साइड ऑफ अ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप जो ये कभी पहले ब्रेक नहीं हुआ था। एंड अपेरेंटली अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म के अंदर कैरेक्टर की, तो फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अच्छा। इसका म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको हम म्यूजिकल थ्रिलर भी कह सकते हैं। ओके। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग अ वेरी सुपरस्टारिश काइंड ऑफ अ रोल। मैं एक बहुत मशहूर अदाकारा दिखाई गई हूँ। अच्छा। जिसका एक फ़ैन होता है, और जस्ट बिकॉज कि मैं उसको ऑटोग्राफ नहीं देती, वो सीरियल किलर में तब्दील होके ऑब्सेस्ड होके मेरे पीछे आता है, एंड ही किल्स एवरी सिंगल पर्सन हु इज नियर एंड डियर टू मी। सो क्या बात है। ये कहानी का थोड़ा सा प्लॉट है कि शुरुआत ही ऐसी होती है कि मैं एक बहुत बड़ी स्टार दिखाई गई हूँ। हाँ। जैसे हमारे मुल्क की मायरा है, मायविश हैं जी जी। और उसको भीड़ में ऑटोग्राफ नहीं मिलता, और वो इस चीज़ से ऑफेंड होके, क्योंकि वो पेशेवर एक सीरियल किलर ही है। अच्छा, ठीक है। फिर वो अचानक इवेंचुअली ही फेल्स इन लव विद मी। वो एक तरफ का उसका प्यार होता है, लेकिन वो प्यार नहीं है, वो ऑब्सेशन है, वो उसकी सनक है। तो वो जो सनक है फिर वो डेडली बन जाती है, और फिर बहुत सारे खून खराबे और ब्लड स्टोरी। अच्छा, ये सारी कह लें कि बहुत सी चीज़ें हमें इसमें मिलेंगी। थ्रिलर भी मिलेगा और रोमांस भी मिलेगा और सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो हसन, आप क्योंकि डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन्होंने एक तो डायरेक्शन देनी होती है, एक्शन बोलना होता है, और ये भी देखना होता है कि सब लोग अच्छे तरीके से एक्टिंग कर भी रहे हैं या उस करैक्टर के अंदर ढल भी रहे हैं कि नहीं। तो आपको कैसा लगा इन लोगों से इनके साथ काम करके? फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, पहले भी काम किया हुआ है? मैं पहले करता रहा हूँ काम। अच्छा। लेकिन मेरी फर्स्ट फिल्म है। अच्छा, ये फर्स्ट फिल्म है और आपकी? इसका थैंक यू करता हूँ मैं शायरा को, जिन्होंने मुझे चूज़ किया एज डायरेक्टर। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिल्म का, और उनके साथ मज़ा आया काम करके। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ना काम डेवलप करते रहे अपने। ये मत देखे कि कौन आ रहा है या जेंडर क्या है, या कि वो देखे काम क्या कर रहे हैं, टैलेंट आ रहा आगे। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि टैलेंट आगे आए। सही, ठीक है। इस फिल्म को प्रोड्यूस मैंने किया। बिल्कुल। और ये मेरे बैनर के नीचे ही प्रोड्यूस हुई है, रॉय मोशन पिक्चर्स के नीचे, और मैंने कोलैबोरेट किया था इनके साथ, हसन अच्छा, फरीद के साथ। ठीक है। तो जब मैंने आपको याद होगा, व्हेन आई केम टू योर शो दैट टाइम, कमली गाना भी बड़ा अच्छा हिट हुआ था मेरा, और मैं एक सिंगर हूँ, आई एम अ सिंगर टर्न्ड एक्ट्रेस। तो मैं तब अपने गाने भी प्रोड्यूस किया करती थी, और बड़े बजट के म्यूज़िक वीडियोस हुआ करते थे वो। और लेकिन मैं आई वाज लाइक कि एक एक्टिंग का बग तो है, लेकिन वो 5-6 मिनट की म्यूज़िक वीडियो से मेरा वो जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही थी। तो आपने फिल्म बना ली पूरी। आपने पूरी 1.5-2 घंटे की फिल्म बना ली। आपने कहा मैं पूरा कर लूँ अपना शौक। 2 घंटे की नहीं, 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे। और आज इस फिल्म का प्रीमियर भी है। अच्छा, आज इस फिल्म का प्रीमियर भी है। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी आपके लाहौर न्यूज़ को इनवाइट करना चाहती हूँ आज के प्रीमियर पे। आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज बी माय गेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर पॉसिबिलिटी बन पाई आपके लिए। जरूर। लेकिन साथ ही साथ आई वुड लाइक टू से दैट कि इस फिल्म में मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई एम अ वेरी मैच्योर पर्सन एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ पर्सन। मुझे लगता है कि अगर ये सनक हम ये कहेंगे कि फिल्म है, देखेंगे उतर जाएगी, मेरे लिए ये फिल्म नहीं है। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने इसमें डिप्रेशन देखा है, मेंटल इलनेस देखी है। क्या इसमें आपकी थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल लाइफ की भी चीज़ें हमें नज़र आएंगी?
इसमें देखिए आई एम नॉट प्लेइंग अ ट्रांस वुमन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि नहीं मेरी वैसे मतलब लकब ट्रांस है। वुमेन हाँ। को निकाल के हाँ। एक बहुत सी और भी कैरेक्टर्स होते हैं ना जो हाँ। हम प्ले कर रहे होते हैं हाँ। अपनी पर्सनल लाइफ में। yes, वो emotional, चीजें इमोशनली बिल्कुल, बहुत सी बिल्कुल। और चीजें अटैचमेंट्स होती हैं जो हम कहीं ना कहीं वो अटैच कर सकते हैं उनके साथ, लिंक्ड अप कर सकते हैं। इसमें मेरी ज़ाती ज़िंदगी से ये है कि मैं रियल लाइफ में बड़ा रोती हूँ और इस फिल्म में बड़ा रोई हूँ। आई थिंक 90% मैं रोई हूँ उस फिल्म में, क्योंकि एवरी अदर सीन में मर रहा है कोई ना कोई और वो मेरे करीब है, जैसे मेरे अच्छा। फादर हो गए, मेरी बहन हो गई, एवरीबडी। अच्छा, जो हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट था ज़फ़र मिन्हास का, जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मुनीब अली, वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना डार्क है कि उसके लिए हम लोगों ने बहुत ऑडिशंस लिए। आई डिड नॉट, अब मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों को भी ऑडिशन करके देखा, हमारी इंडस्ट्री के जो बड़े दिग्गज फेमस लोग हैं वो भी नहीं कर पाए। तो एक न्यू कमर ने एंट्री मारी और मुनीब अली ने इस कैरेक्टर को जो प्ले किया, ही नेल्ड इट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उनको मैंने पूरी फिल्म में मेकअप नहीं करने दिया। ना उनके बाल बने हैं, ना उनका मेकअप हुआ है। मैं चाहती थी उनके ब्रूजेस या उनकी जो पैचीनेस है वो चीजें हैं, दिखे, वो नजर आए। हाँ, सही। बाकी सबका मेकअप हुआ है ऑब्वियसली। हीरो साहब तो हमारे मेकअप के ऊपर रह नहीं सकते थे। मुनीब जो है वो सीरियस में साइको हो गए थे, Psycho। उनका लूप चल रहा है। ऑब्वियसली उनका जब आप रोज- वो एक ही सीन बार बार कर और रहे हैं एक तो ही आपकी dress था मेंटल उनका। स्टेट वैसी होना शुरू हो जाती है। उनका वन ड्रेस था ब्लैक, वो कहते सर मुझे बाहर निकालो इससे, मैं पागल हूँ। क्योंकि उनका एक यूनिफॉर्म, उन्होंने पूरी फिल्म में ब्लैक ड्रेस शर्ट और ब्लैक जो सफारी पैंट होती है हाँ, वही वो पहना। पहनी है क्योंकि पूरी उसका फिल्म माइंड में। ब्लैक था। हाँ, डार्क कैरेक्टर था थीम में उनका। रखा हमने। सो वो ना आधी फिल्म में ना इतने ज्यादा अपने कैरेक्टर में घुस गए थे कि इवन 2-4 दफा उन्होंने मुझे देखा भी जफर की तरह ही। नॉर्मली भी वो ऐसे बात करने लगे थे। हाँ, ही इज एक्चुअली स्केरी नाउअडेज। लेकिन अभी और फिर बेचारा जब अब ठीक हो गए? अभी कोशिश कर रहे हैं अभी ठीक होने की, 2-4 एक्टिविटीज लेकिन मुझे अच्छा। लगता है कि यस ही इज़ अ वेरी 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 गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। लेकिन बात ये आती है कि जब उसने अच्छा इसके लिए ना उसने थेरेपीज लेना शुरू कर दी थी इससे निकलने के लिए, क्योंकि उसको हर छोटी छोटी बात में वाकई में गुस्सा आता था। फिल्म में भी ऐसा है कि हल्का सा उनका क्योंकि कैरेक्टर ऐसा है ना, तो वो उस कैरेक्टर के अंदर इतना ज्यादा वो घुस गए हैं कि वो उसमें से निकल नहीं पा रहे। तो शायरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। और जिस तरह जितनी आप मोटिवेटेड हैं, इस तरह बाकी सारे भी आपकी मूवी देखने आए और सपोर्ट करना चाहिए हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने लोगों को, अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को कि वो अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको अप्रिसिएशन भी उतनी ही मिलनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच कि आप दोनों यहाँ पर आए। जनाब, अब कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर लाहौर में बढ़ने वाली महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसमें गोश्त, ख़ास तौर पर मुर्गी का गोश्त जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त है, जिसकी कीमत जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और जब कीमत बढ़ती है तो वो ज़्यादा पैसों में बढ़ती है, यानी कि 10, 15 या 20 रुपए में बढ़ती है, और जब कम होती है तो वो 1-2 रुपए में सिर्फ कम होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए कम हो जाती है। जिस तरह हम पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जब बढ़ानी होती है तो ज़्यादा पैसों में बढ़ाते हैं और जब कम करनी होती है कीमत तो वो 1 या 2 रुपए में कम करते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आजकल सूरत हाल क्या है महंगाई की, जिसमें सब्जियां भी आ जाती हैं, फल भी आ जाते हैं, जितनी भी रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल कादिर मदनी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कादिर, चिकन प्राइसेस सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। मुर्गी का गोश्त, हालांकि इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी इसकी जो रफ्तार है ये कम नहीं हो रही है, लोग ज़्यादा खा रहे हैं मुर्गी का गोश्त, इस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना ज़्यादा खाने की, ये मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे आपने किया है। क्या डिमांड बढ़ चुकी है जो इसकी कीमत में जो है वो इजाफा, डिमांड में इजाफा नहीं हुआ। अच्छा। और हैरान कुन तौर पे मतलब कि ये वाहिद एक एसेंशियल आइटम में सब्ज़ी और फलों और दीगर जो या दालों की भी जो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी की जाती है सरकारी रिलीज, उसमें ब्रायलर था जो अपनी तय करदा कीमतों पे मिल जाता था। अच्छा। यानी कि अगर आपने बोनलेस लेना है या ड्रम स्टिक लेनी है या मतलब कि साफ़ी लेना है तो उसकी कीमत अलग होगी, लेकिन अगर आपने बंद ब्रायलर गोश्त लेना है तो वो आपको जो है सरकारी रेलिस के मुताबिक मिल जाता था। लेकिन अब गुज़िश्ता तकरीबन जो 2 हफ्तों से ये इसकी कीमत जो है वो समझ से बालातर हो चुकी हुई है। सरकार के आदादो शुमार कहते हैं कि 596 रुपये, 595 रुपये, 594 रुपये, यहीं पे ये कीमत जो है उसको मुस्तहकम रखा गया हुआ है। गोश्त की बात की जा रही है, लेकिन
जो मार्केट में सूरत हाल ये है कि 650-700 रुपए तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई रेट है, जो जिंदा ब्रायलर फार्मर देता है ब्रोकर और सप्लायर को, जी, वो फिर जो है वो लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों और मार्केट्स में दुकानों आता है। में जो है वो ब्रायलर फरोश तक पहुँचता है। उसको कहते हैं सप्लाई रेट। सप्लाई रेट जो है वो 397-396 रुपए फ़ी किलो सरकारी नरकनामों में लिखा हुआ है। अब जो फार्मर है वो 430 रुपए 440 रुपए में जो है वो अपना जो बर्ड है उसको सप्लाई करवा रहा है। अब 40 से 50 रुपए के फ़र्क का मतलब है कि ये तकरीबन 100 से 80 रुपए फ़ी किलो तक का जो है वो फ़र्क देखने को मिल रहा है। यानी कि दालें, चावल, घी, चीनी, आटा, जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती थी वो एक नुमाइशी रेट लिस्ट होती थी। उस पर कोई चीज़ नहीं मिलती थी, इंक्लूडिंग सब्जियां और फल भी। सही। ब्रायलर एक मिल जाता था। ब्रायलर जो है वो भी अब उस नुमाइशी रेट लिस्ट में आ चुका हुआ है क्या बात कि है। लोगों को जो है वो अब वो भी नहीं मिलता। पहले होता था कि लोग जो है वो रेट लिस्ट पे देख के कह देते थे अच्छा जी आज 596 रुपए का, यानी कि 596 रुपए का एटलीस्ट आपको गोश्त तो मिल मिलेगा। रहा है ना। हाँ। अगर आपने उसमें विंग्स अलग लेने हैं, गर्दन अलग लेनी है, ड्रम स्टिक अलग लेने हैं, हाँ। तो वो उसके लिए जो है, या बोनलेस लेना है वो उसके आपको लिए अलग पैसे चार्ज जी हाँ। करते हैं। सही। लेकिन वो जो गोश्त था वो आपको मिल जाता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे सीएम साहिबा की मीटिंग या उनका नोटिस जो है वो लिया जाता है, उसके बाद हालात जो हैं वो समझ से बालातर हो जाते हैं। इसमें जो असल मेरा ख्याल में कसूरवार, जो असल मुजरिम है, वो हमारी जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। वो कैसे? वो इसलिए है कि अगर डिप्टी कमिश्नर रेट लिस्ट 596 रुपए का या 595 रुपए का निकाल रही है, तो फिर उस पर अमल दरामद भी, उस रेट लिस्ट के ऊपर सिर्फ गोश्त की कीमत नहीं है, उस रेट लिस्ट के ऊपर फार्म गेट के ऊपर जो जिंदा ब्रायलर है वो उसकी कीमत भी है। अच्छा। उस रेट लिस्ट पे सप्लाई जिंदा ब्रायलर या जिसे होलसेल जिंदा ब्रायलर कहते हैं उसकी कीमत का तायुन भी किया गया, और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत का भी तायुन किया गया है, और उसके साथ ब्रायलर गोश्त की कीमत, यानी 4 कीमतें जो हैं वो आपने उसके ऊपर दी हुई हैं। पहली 3 कीमतों के ऊपर अमल दरामद हो नहीं रहा, और जो आखिरी कीमत है गोश्त वाली, उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए आप दुकानदारों को जुर्माने भी कर रहे हैं, उन पे जो है मुकदमात का इंदराज भी हो रहा है। मैं दुकानदारों की गलतियां होंगी, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। अगर आपने इस मसले का हल निकालना है तो फिर आपको फार्म गेट रेट, जहाँ से ब्रायलर शहर के लिए निकलता है, शहर के लिए निकलता है, वहाँ पे आपको कीमत का तायुन करना पड़ेगा। अगर आपने ठंडे कमरों में इस गर्म और हबस ज़्यादा मौसम में ठंडे कमरे में बैठ के रेट लिस्ट जारी करके कहना है कि ठीक है जी इस पे अमल दरामद करवाएं, तो ये तो वही है कि फिर शाह को आज जो है बांसुरी सुनने का उसका मजाज है, तो बांसुरी बजा दी जाए। बांसुरी बजा दें बस। अब कीमतों का रिलीफ जो है वो सिर्फ रेट लिस्ट पे नहीं मिल सकता, रेट लिस्ट पे हुकूमत को रिलीफ मिल सकता है अपनी कारकर्दगी पर। अच्छा। कि जी सरकारी अदादो शुमार में तो कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम है, ग्राउंड रियलिटी या ज़मीनी हकायक उससे बरक्स हैं। अगर आवाम को रिलीफ देना है तो फिर उसके लिए जो है वो हुकूमत को डिमांड थोड़ी एंड सप्लाई को बेहतर करना होगा, और डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उन पे चेक एंड बैलेंस भी करना होगा, उन्हें भी रिलीफ देना होगा। देखें आप किसान को रिलीफ देंगे तो किसान जो अपनी ज़रिए अजनास जो है उनको सस्ता और ज़्यादा जो है वो पैदा कर सकेगा। अब हमारा महकमा ज़राअत जो है वो कपास के पीछे पड़ा हुआ है, उसके कपास के ऊपर जो अमेरिकन सुंडी आती है उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद अब आगे जो है वो इसका कमाद का या गन्ने की फसल है तो उसके पीछे पड़ जाएगा, फिर उसके बाद जो है गंदम के पीछे पड़ जाएगा। ये तरजीहात जो हैं वो पर्सनल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पर्सनल है, आवाम नहीं है। बिल्कुल। और इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत इसलिए जिम्मेदार ठहराई जाती है क्योंकि अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी जो है और इदारे इसके अंडर आते हैं, उसी ने चलाने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये इदारे अब जो हैं वो, मेरा ये जो महकमा ज़राअत हो गया, जी। फिर उसके बाद जो है मतलब महकमा ज़राअत जो है वो सबसे बड़ा है। इसने आटा भी इसी ने पैदा करवाना है, चीनी के लिए गन्ना भी इसी ने पैदा करवाना है, हमारे जिस्मों पे लिबास जो है इसका कॉटन जो है वो कपास भी इसी ने पैदा करवानी है। अब अगर ये इदारा जो है वो पंजाब के सूबे से जो है वो बालातर हो चुका हुआ है, आज तक जो है वो समझ बम्पर क्रॉप होगी ये उनको पता है कि चावल जो है वो भी अब चावल की सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में चावल 500-600 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि अभी चावल की अभी जो है ये रिपोर्ट्स और ये सर्वे महकमा ज़राअत भी नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं, जो किसानों के साथ जो हमारे राब्ते हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि जो चावल की फसल है ये भी खदशा है कि वो 40 से 80% तक तबाह होने का खदशा है। और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही कि ये गर्मी है। अब इस गर्मी को चावल की फसल पे अफेक्ट होने पे बचाने के लिए कोई ना कोई तो महकमा ज़राअत ने क्या इकदाम किए हैं? कुछ भी इकदाम होंगे। नहीं किए। वो एक रोज़ाना एक मीटिंग होती है। और जब चावल की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, फसल ख़राब हो जाएगी और मार्केट में नहीं आएगा, तो फिर ये सारे के सारा ज़िम्मा जो है ना वो किसानों के ऊपर डाल दिया जाएगा कि शायद उन्होंने अच्छे इकदाम नहीं किए हैं या उनकी फसल सही नहीं और जो अफसरशाही है वो ये कहती है कि अफसरशाही जो है ना वो बस किसान कार्ड बना देते हैं, किसान कार्ड बना देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, साइकिल है, ये विशियस साइकिल चलता आ रहा है पिछले कई सालों से, जिसको चेंज करना अब इंतहाई ज़रूरी होता जा रहा है। अवाम के लिए सोचे, खुदारा अपने लिए नहीं सोचे। हमारे साथ अब्दुल कादिर मदनी मौजूद थे। हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं फिज़ियोथेरेपी के हवाले से कि ख़ास तौर पर जो फिज़ियोथेरेपी है वो किस किस इलाज के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है या फिर आपकी कंडीशन को बेहतर कर सकती है, और फिज़ियोथेरेपी के थ्रू आप कौन कौन सी बीमारियों को हल कर सकते हैं या उसकी कंडीशन को या उसके ख़तरात को बेहतर किया जा सकता है। तो आज हमने बात करनी है स्ट्रोक के हवाले से कि अगर आपको स्ट्रोक हो जाता है या ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी कहीं ना कहीं हो जाती है या फिर आपको स्पाइन इंजरी हो जाती है, तो इसमें जो फिज़ियो है उसकी किस तरह करानी चाहिए। कॉलेज में ख़ास तौर पर फिज़ियोथेरेपी का क्या क्या मौसर तरीका हो सकता है, उसके थ्रू फालिज का जो मरीज़ है वो कितने अरसे में ठीक हो सकता है, और अगर आपके हेड स्पाइन इंजरी हो जाती है या ब्रेन इंजरी हो जाती है उसमें इन तमाम तर चीज़ों का अमल दखल क्या है। आज हमने इस पर बात करनी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज़ सैयद एजाज़ अहमद मौजूद हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनसे बात करेंगे। एजाज़ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये रिहेबिलिटेशन आफ्टर स्ट्रोक के हवाले से बताइए ना कि अगर स्ट्रोक हो जाता है तो उसके बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है? स्ट्रोक के बाद इमीडिएटली पहले तो न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन जो हैं ऑब्वियसली उनके अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट रहता है और उसको हीमोडायनामिकली स्टेबल किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर या शुगर या जिस भी कॉज की वजह से फालिज का इवेंट हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, उसको कवर किया जाएगा, पेशेंट को स्टेबलाइज़ किया जाएगा और स्टेबलाइज़ करने के बाद एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप उसकी रिहेबिलिटेशन का फ़ेज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। जितनी जल्दी आप पेशेंट को रिहेबिलिटेशन के फ़ेज़ में ले आएंगे, पेशेंट उतना क्विक रिस्पॉन्ड करेगा और उतना जल्दी वो फंक्शनली जो है वो अपने आप को दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर ला सकता है। लेकिन कितने अरसे बाद, अगर फॉलिज के कितने अरसे बाद एक जो पेशेंट है फॉलिज का ख़ास तौर पर वो उठकर चल सकता है या अपने रोज़मर्रा के काम जो है सर अंजाम दे सकता है? जो फालिज की नौइयत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो आपने कभी सुना होगा कि क्लॉट चला गया ब्रेन में, और क्लॉट जाने के बाद अगर स्ट्रोक हुआ है तो उसको आप रिलेटिवली अर्ली मोबिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हेमरेज का है या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का है तो आपको एक दफ़ा टिश्यूज़ को स्टेबलाइज होने का मौका देना होता है, उनको हील अप होने का मौका देना होता है। आपकी अर्ली मोबिलिटी जो है वो कोई इंजरी दोबारा कॉज ना कर दे, इसलिए आप थोड़ा सा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में और जो हेमरेज के केसेस होते हैं उसमें आप थोड़ा सा स्लो रिहेबिलिटेट करते हैं। जबकि इस्कीमिक सीविया जिसको कहा जाता है, जिसमें क्लॉट ब्रेन के अंदर चला जाता है, उसके अंदर आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल स्टैंडिंग इनिशिएट करवा सकते हैं, वॉक की ट्राई करवा सकते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के फ़ौरन बाद जो है ना वो 3-4 दिन के बाद जो है उसको स्टैंडिंग पोजीशन आप देना शुरू कर सकते हैं, उसको मोबाइल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फॉलिज हो गया है तो भैया इस पेशेंट को तो अब टोटली बेड रेस्ट पे डाल देना है और जब तक ये टोटली ठीक नहीं हो जाता है इसको बेड से उठने नहीं देना है। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ मेडिकल स्ट्रोक पे अप्लाई नहीं होता। ये जितनी भी आपकी मेडिकल साइंसेज में डिजीज़ हैं
अब इस चीज़ पे बिलीव किया जाता है कि आप जितना अर्ली एम्बुलेट करेंगे, जितना अर्ली मरीज़ को चला देंगे, चाहे वो पेशेंट जनरल सर्जरी का है, चाहे वो पेशेंट मेडिसिन का है, चाहे वो किसी और कंडीशन से फिजियोथेरेपी के लिए आया हुआ है, लेकिन आप उसको जितना अर्ली एम्बुलेट करेंगे, जितना अर्ली उसको चला फिरा देंगे, उतना जल्दी उसका हीलिंग टाइम तेज़ हो जाएगा और वो ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, मतलब जितना जल्दी हो सकता है आप उसको जो है ना वो मोबिलाइज कर दें उसको, कि वो चलना फिरना शुरू कर दे। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे कि उसको भाई हम जो है ना वो लिटाए रखें और वो जब ठीक होगा तभी हम उसको उठाएंगे या वो बाकी रोज़मर्रा की काम कर सकता है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसात होते हैं, जिसमें या तो आपकी स्पाइन या फिर हैंड इंजरी की वजह से आपका जो निचला धड़ होता है ख़ास तौर पर मफलूज हो जाता है, तो उसमें जो फिजियो है उसका क्या किरदार होता है? जो ट्रॉमेटिक स्पाइन इंजरी है या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, दोनों ही कंडीशंस में सबसे पहले तो लाजमी बात है, इंजरी में न्यूरल टिश्यू डैमेज हुआ होता है, जिसकी वजह से बॉडी का कुछ हिस्सा जो है ना वो मफलूज होने की तरफ जा रहा होता है। उसके अंदर भी फालिज की तरह ही आपने एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मोबिलिटी स्टार्ट करने की कोशिश करनी है और सिक्योर जोन में एंटर होने के बाद, सिक्योर जोन मुराद के अगर स्पाइन में फ्रैक्चर आया था तो ऑब्वियसली उस फ्रैक्चर को पहले फिक्स किया जाएगा और उसके बाद उसकी हीलिंग का एक टाइम होगा। उसके बाद पेशेंट को दोबारा एम्बुलेशन की तरफ लेके आएंगे। अगर तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा डैमेज नहीं हुई तो फिर चांसेस ये होते हैं कि जो मूवमेंट टेम्परेरीली गई हुई है वो कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएगी। अच्छा। तो आप पेशेंट को एम्बुलेट करने की भी कोशिश करते हैं, स्टैंडिंग में लाने की भी कोशिश करते हैं। फिजियोथेरेपी में ऐसी टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस हैं या पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं, जिसके ज़रिए आप टांगों को आप हरकत में रखते हैं और बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन की इम्पल्सेस के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू मसल्स को स्टिमुलेट करके आप उनको दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनको दोबारा रीइंस्टेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा पेशेंट अर्ली रिहेबिलिटेशन में एंटर हो जाए तो वो उसके चांसेस यही होते हैं कि वो या तो अपनी पावर वापस जल्दी गेन कर लेगा। अगर पावर गेन नहीं भी कर पाता तो फिर इस तरह के असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं या इस तरह के सपोर्टिंग टूल्स होते हैं जिसकी मदद से पेशेंट को बेड पे नहीं छोड़ा जाता। उसको खड़ा करने में जो भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, स्प्लिंट्स लगा के, वॉकिंग एड्स दे के उसको खड़ा किया जाता है, उसको चलने में हेल्प आउट किया जाता है। कब इसकी मतलब फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट की जब हम एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं तभी उसको भी वहाँ पर होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट को उसको भी साथ ही साथ ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, या कब उसकी ज़रूरत पेश आती है? रिहेबिलिटेशन का फेज़ स्टार्ट होता है जिस वक्त आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको ट्रीट कर लिया जाए। अगर तो स्ट्रोक का पेशेंट था, स्ट्रोक के लिए न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन के पास गया है तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, सिक्योर जोन में लाना है, लाइफ सेव करनी है। और उसके बाद जब एक दफ़ा पेशेंट स्टेबल हो जाए और वहाँ से पेशेंट का रिकवरी फेज़ शुरू हो जाए तो रिकवरी फेज़ के शुरू होने से रिहेबिलिटेशन जो है वो साइड बाय साइड चलेगी रिकवरी के, और आपकी रिकवरी को वो स्पीड अप करती चली जाएगी। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं ऑब्वियसली उनके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि इंजरी हुई हुई है, वहाँ पे ट्रॉमा मौजूद है। अगर कोई बोन का फ्रैक्चर है ऑब्वियसली उसको हीलिंग का टाइम मिलेगा, उसको हीलिंग का प्रॉपर टाइम देना है। सही। उस टाइम तक उस टिश्यू को प्रोटेक्टेड रखना है। अच्छा। अगर स्पाइन का ऑपरेट हुआ है तो ऑब्वियसली हम स्पाइन के उस एरिया को सिक्योर रखेंगे, लेकिन जो हमारे डिस्टल एरियाज हैं, हमारी टांगे हैं, हमारे बाजू हैं, वो तो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, उनको आप मोबाइल रखेंगे, उनको आप मज़ीद कॉन्ट्रैक्चर्स या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाने से बचाएंगे। ओके। अगर ये स्पाइन इंजरी हो जाती है, ये इस तरह की कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे यहाँ पे यूजुअली होता है कि वो कोई हैवी काम ना करें, कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ, तो वो पेशेंट हैवी काम ना करे, कोई चीज़ हैवी ऐसी ना उठा ले जिसकी वजह से वो कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाए, इवन दो कि बहुत सालों बाद भी ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो ऐसा है कि नहीं करना चाहिए? जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसमें जब कोई इंजरी होती है ना तो जो हीलिंग का प्रोसेस होता है, जो हील्ड टिश्यू होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं हम, यानी उसको खींच कर तोड़ने की सलाहियत
वो रिलेटिवली टेंसाइल स्ट्रेंथ पहले की निस्बत कम हो जाती है। जहाँ पे डॉक्टर्स को अंदाज़ा होता है कि जी आपने अब मज़ीद हैवी लोडिंग नहीं करनी, इससे प्रॉब्लम होने का चांस है, वो खुद बता देते हैं कि जी आपने हैवी वर्क नहीं करना, हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना। और एक दफ़ा पेशेंट को अंदाज़ा हो जाए, ये ऐसा ही है जैसे शुगर का पेशेंट है, उसको पता है मैंने गुलाब जामुन नहीं खानी, मैंने बर्फ़ी नहीं खानी, मैंने मीठा नहीं पीना। इसी तरह जब स्पाइन का पेशेंट किसी इंजरी से गुजर जाता है और उसको बता दिया जाता है कि जी आपने इतने अरसे तक हैवी वेट नहीं उठाना और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोडिंग कर सकते हैं, तो उसको उस चीज़ की केयर करनी चाहिए। एक दफ़ा वो अपनी रूटीन में उस चीज़ को ले आएगा, फिर वो उसको महसूस नहीं होगा और वो अपनी डिजीज़ को अच्छा मैनेज कर लेगा। और वो सबसे बेहतर ये है कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको बताए कि आपने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर आप बैठे रहेंगे और सिर्फ मेडिकल एक ट्रीटमेंट करा लेंगे और फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बार बार प्रॉब्लम्स जो है वो अकर होती जाएंगी और वो आपको डिस्टर्ब करेंगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए फिजियोथेरेपी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, हाफिज़ सैयद एजाज़ अहमद साहब हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग हियर। और हम स्ट्रोक के हवाले से, फॉलेज के हवाले से, जो हेड इंजरी होती है उसकी वजह से और स्पाइन इंजरी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और इसमें आप किस तरह फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, उस पर हमने बात की है। जनाब, गर्मियों के मौसम में पसीना आना बड़ी आम सी बात है और सूरज की बहुत तेज़ किरणों से गर्मियों के महीनों में पसीना भी आता है, जिससे बहुत ज़्यादा उलझन भी होती है। और हब्स के मौसम में तो पसीना बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये सब आम हालात की बात है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक बीमारी ऐसी है जिसमें हमारे जिस्म में ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और अक्सर मर्द हजरात इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। और इस सूरत में शेव करने के बाद चेहरे पर जलन होती है, हाथों में पसीना आने से ग्रिप कमज़ोर होती है और बार बार कपड़े तब्दील करना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। एक तो वैसे ही गर्मी की वजह से पसीना है और ऊपर से ये बीमारी भी है, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ज़्यादा पसीना आने से जिस्म पर जरासीम इकट्ठे हो जाते हैं जो मज़ीद मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं और इस बीमारी को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, जिसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना। तो पसीना आता है, ज़्यादा पसीना आता है ये बीमारी, और उसके साथ साथ फिर आपकी बॉडी ओडोर भी वैसा आना शुरू हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी से। ये भी एक बीमारी की अलामत हो सकती है। तो इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है और इस ख़ास तौर पर बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शहबाज मौजूद हैं, डॉक्टर शहबाज अली हैं जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जॉक लाहौर में। डॉक्टर साहब, हाइपरहाइड्रोसिस, ज़्यादा पसीना आना भी हम तो बड़ा आम सी बात समझते हैं कि जी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो पसीना आना ही आना है और ये हब्स का मौसम भी चल रहा है, तो ये ज़्यादा पसीना आना भी अब बीमारी हो गई है। जी, थैंक यू सो मच मिस मुनीबा। देखें, पसीना आना जो है वो एक बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है। हाँ जी। कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बॉडी जो है, ब्रेन जो है वो बॉडी को, स्किन को आगे इंगेज करता है टू प्रोड्यूस मोर स्वेट। जब स्वेटिंग होती है तो उससे हीट लॉस होता है और हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। टेम्परेचर जो है, जी, टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन इसको कहते हैं। तो ये एक बहुत जो है वो इसका इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है। दूसरा ये, इसको सेकंड किडनीज भी कहा जाता है। अच्छा। जो आपकी स्किन है, जब पसीना आता है तो उसके साथ साथ कुछ जो हैं अजाफी मिनरल जो होते हैं उनकी एक्सक्रीशन भी होती है। तो स्वेट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन जब एक्सेस हो जाए तो फिर ये जो एक नेमत है वो वबाले जान भी बन जाता है। अच्छा। तो उसको हम, जैसे आपने बड़ा अच्छा आपने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि दिस इज़ नोन एज हाइपरहाइड्रोसिस। तो हाइपरहाइड्रोसिस जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन आगे रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि शर्म के मारे लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं और लोगों को पता भी नहीं मेरे ख्याल से कि ये बीमारी भी हो सकती है। अच्छा, तो होता ये है कि तकरीबन कोई 5% जो है वो पॉपुलेशन में ये कॉमन है। अच्छा। हाइपरहाइड्रोसिस। ठीक है। हाइपरहाइड्रोसिस नॉर्मल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी एंग्जाइटी की स्टेट में हैं हम लोग, तब हमारे पसीना ज़्यादा आ रहा है। कोई जो है जिम वगैरह कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी जो है वो पसीना ज़्यादा आ रहा है। लेकिन बीमारी उस वक्त बनती है, मिसाल के तौर पे मैं जो है मैं एग्ज़ाम्स में बैठा हूँ और मेरे हाथ जो हैं बिल्कुल वेट हो गए हैं। तो
कागज़ भी गीला हो रहा है और मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा। ओके। इसी तरह मैं जो है किसी जगह इंटरव्यू देने गया हूँ और मेरे जो है बगलों में इतना पसीना आ रहा है और स्मेल ही स्मेल है, तो आगे मैं उस बंदे को फेस नहीं कर पा रहा। ठीक है जी। फिर इसके अलावा मेरे पाँव में इतना पसीना आ रहा है कि मैं बैठने से बिल्कुल उकता गया हूँ। ओके। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे ग्रॉइन में इतना पसीना आ रहा है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो पसीना है अगर एक्सेस में होगा तो ये आपकी लाइफ क्वालिटी को भी जो है वो इंटरफियर करेगा। और डिफरेंट, जिस तरह आपने कहा, बीमारियां जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैड स्मेल है, और उसके अलावा जो है कई और इन्फेक्शंस हैं जिसमें हाइड्रोएडिनाइटिस है, इस तरह की कई सारी जो है ना वो मसाइल वो फिर वो साथ में फिर शुरू हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? हल देखें जी, हल जो है वो स्टेप वाइज चलते हैं। एक तो ये कि अगर कोई अंडरलाइन कॉज है, सबसे पहले उसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर तो जो है कोई हार्मोनल इशू है, जैसे हाइपरथायराइड है, तो हाइपरथायराइड को, या एक्रोमेगैली है जिसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, सही, या फिर डायबिटीज है, ठीक है, तो उनको ट्रीट करना है। ओके। या जो है अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या कोई पेन किलर्स हैं या ओपियाइड्स हैं, अगर उनकी वजह से हो रहा है तो उनको स्टॉप करना है। ठीक है। फिर इसके जो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट 2-3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि लाइफस्टाइल के चेंजेस क्या क्या होने चाहिए। सही। लाइफस्टाइल में हमारा ये चेंजेस आएंगी कि जो कपड़े हैं वो हमने कोशिश करना है नेचुरल क्लॉथिंग यूज़ करें, जैसे कॉटन है, ठीक है, सिल्क है, ऐसी चीज़ें यूज़ करें। टाइट क्लॉथिंग ना हो, ठीक है, और उसके अलावा ब्रीदेबल क्लॉथ्स ओके। हो, जुराबें जो हैं वो कॉटन की यूज़ करें, कोशिश करें सैंडल्स वगैरह यूज़ करें। अच्छा। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्रॉइन वाला एरिया मसला कर रहा है तो वहाँ पे कॉटन का अंडरवियर यूज़ करें, बॉक्सर टाइप का। और फिर इसके अलावा टॉपिकली हम लोग पाउडर लगा सकते हैं। पाउडर में पाउडर का एक बहुत अच्छा हैक है कि सादा पाउडर ले लें या प्रिकली हीट पाउडर ले लें 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम आपने या 15 ग्राम एलम जो फटकड़ी होती है वो पिसी हुई डालनी है। अच्छा। तो वो जो है आप यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में एंड एज वेल एज एट नाइट। ओके। वो जो पाउडर है वो उसके 2-3 काम है। एक तो वो पसीने को भी कम करता है, सही। दूसरा वो एंटी बैक्टीरियल भी है। ओके। तो जब वो पसीना कम करेगा तो अल्टीमेटली फिर उसके साइड इफेक्ट्स जो पसीने की वजह से हो रहे हैं वो कम होंगे। दूसरा जब वो एंटी बैक्टीरियल है तो हमारा जो बैड स्मेल है वो भी कवर हो जाएगा। फिर इसके अलावा खाने पीने में क्या चेंजेस लानी है हमने, उसमें 2 ग्रुप्स हैं जो कि हमने अवॉइड करने हैं। नंबर 1 है सल्फर कंटेनिंग जितने भी फूड्स हैं उसमें अनियन आता है, गार्लिक आता है। उसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आती हैं जिसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये चीज़ें आती हैं, वो हमने अवॉइड करनी है। ठीक है। फिर हमने मीट अवॉइड करना है, कम लेना है। ठीक है। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें हमारी अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, सही, तब हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में हमारे पास आती हैं 2 चीज़ें हैं, एक तो ड्यूज हैं और डिओड्रेंट्स जिनको कहते हैं। जी जी। दूसरा हमारे पास है एंटी पर्सपिरेंट स्प्रे। ठीक है। जो एंटी पर्सपिरेंट स्प्रेज हैं उनमें असल में उन्होंने डाला जो होता है दैट इज आल्सो एनी सॉर्ट ऑफ एलम। फटकड़ी की कोई ना कोई फॉर्म उन्होंने डाली होती है। सही। वो 18 टाइप्स हैं फटकड़ी की, तो उसका कोई ना कोई सॉल्ट उन्होंने डाला होता है। ठीक है। तो आप घर पे इजीली वो बना सकते हैं जो हैक आपने बताया है। सही है। तो वो जो स्प्रे है उसने भी अल्टीमेटली यही करना है जाके कि वो एलम जो है आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जहां से स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ। उसने उसके अंदर जाना है, उसने जाके उस चीज को स्विच ऑफ कर देना है, सही, एक्सेसिव प्रोडक्शन को। और उसका बेस्ट जो वे होता है कि आपने कोई भी जो एंटी पर्सपिरेंट स्प्रे है या ये जो मैंने वो बताया पाउडर बताया, ये आप नाइट टाइम यूज करें। ठीक है। एक तो रात को वो 8 से 10 घंटे स्टे कर जाएगा, दूसरा ये उस वक्त स्वेटिंग ज्यादा नहीं होगी, तो वो जो है अच्छे तरीके से वहां पे काम कर सकता है। सही, ठीक है जी। डिओज जो हैं, डिओड्रेंट्स, वो मॉर्निंग में यूज करने चाहिए। उनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने एक तो मास्क करना होता है स्मेल को, दूसरा उनका काम होता है कि उन्होंने बैक्टीरिया को किल करना होता है। उनका जो स्वेटिंग के साथ है, स्वेटिंग के साथ उनका कोई काम नहीं है। ठीक है। डिओज को हम लोग सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने
लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो एंटीपर्स्पिरेंट्स यूज़ करेंगे। आप वो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर वो जो हैक डॉक्टर साहब ने बताया वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फिर भी अगर आपका ये मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो कि आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स या डिफरेंट जो बाकी टेक्निक्स होती हैं वो बताएंगे और आपको इस बीमारी से आपका छुटकारा हासिल करवाएंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर शहबाज अली मौजूद थे, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टाइम था लेकिन उसमें भी हमने कोशिश की है कि इस बीमारी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।